तो मूवी के शुरुआत में हम अगाथिया नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक आर्ट डायरेक्टर होता है। अपनी पहली मूवी के लिए उसने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक हवेली लिया था जो कि हॉन्टेड कहलाती थी, ऑल्दो अगाथिया को ये पता नहीं था। अब उसकी टीम को हवेली में एक पुरानी पियानो मिलती है और टीम अगाथिया को इसके बारे में बताते हैं। पियानो पर की गई क्रेविंग से पता चलता है कि ये करीब 200 साल पुरानी पर्शियन पियानो थी और अगाथिया इसे एज प्रॉप यूज करने का सोचता है। तभी हम देख पाते हैं कि हवेली का एक भूत जाग जाता है। प्रोड्यूसर अगाथिया को बताता है कि मूवी का जो लीड डायरेक्टर एंड लीड एक्ट्रेस थी उन्होंने भागकर शादी कर ली है और इसीलिए अब ये पिक्चर बंद हो जाएगी। अगाथिया को यह सुनकर बहुत शॉक लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। यहाँ वो और उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जो कि फियांसे है और उसका नाम वीना है, वो यहाँ से निराश होकर वापस अपने गाँव चले आते हैं। तो गाँव के अंदर अगाथिया काफी डिप्रेस्ड होता है जब उसके पिता उसे बताते हैं कि वो भगवान के ब्लेसिंग के साथ पैदा हुआ था। बेसिकली यहाँ हमें पता चलता है कि अगाथिया का जब बर्थ होने वाला था तब काफी तेज तूफान आया था जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स गांव के बाहर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए अगाथिया के पापा अपनी बीवी को कलिंगी नाथ के मंदिर में लेके गए थे। तभी वहां एक औरत हाथ में एक जलते हुए दिए को लेके वहां आती है और डिलीवरी में उनकी हेल्प करती है और उन्हें बताती है कि आज सारे ग्रह एक स्ट्रेट लाइन में आए हैं जिसकी वजह से ये नक्षत्र बहुत शुभ है और ऐसे में उनका जो बेटा होगा वो एक बहुत ही यूनिक चाइल्ड होगा। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी साधारण तो नहीं थी ना। अगाथिया जब पैदा हुआ तब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। ये देखकर उसके पेरेंट्स बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं और उसके पापा उसे कलिंगी नाथ के आइडल के सामने रख देते हैं। तभी आइडल में से एक रोशनी, एक बीम ऑफ लाइट निकलती है और अगाथिया रोने लगता है, यानी कि वो जिंदा हो जाता है। सो यस, अगाथिया के जन्म की जो कहानी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं थी, बहुत ही ज्यादा डिवाइन जैसी थी। खैर, तो यहाँ वीना बात को काटते हुए कहती है कि हमें ऐसे डिप्रेस्ड होकर नहीं बैठना चाहिए, रादर आगे की सोचनी चाहिए। बेसिकली वीना यहाँ उस हवेली को एक हॉन्टेड हाउस में कन्वर्ट करना चाहती थी। वीना का कहना था कि हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इंडिया काफी पॉपुलर है और अब यहाँ भी उसकी पॉपुलैरिटी ग्रो कर रही है। और क्योंकि ऐसे भी पौंडीचेरी जहाँ ये हवेली थी वो एक टूरिस्ट स्पॉट है तो ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बन सकता है, लोग हॉरर हाउस देखने आएंगे। अब अगाथिया को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो इस बात के लिए मान जाता है। फिर क्या था, एक बार फिर पूरी टीम को जुटाया जाता है और ये लोग मिलकर उस हवेली को एक हॉन्टेड हाउस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये लोग इस जगह की ग्रैंड ओपनिंग करवाते हैं और ओपनिंग पे आए स्पेशल गेस्ट को मूवी की स्टार्टिंग वाला भूत दिखता है पर ये लोग उसे क्रू का पार्ट समझकर उससे बातें करते हैं। खैर, इनका ये बिजनेस आइडिया काफी हिट होता है और इन्हें इससे काफी प्रॉफिट होने लगता है। अब अगले सीन में हम वीना अगाथिया को बात करते हुए देखते हैं और वीना वही पर्शियन पियानो बजा रही होती है और अगाथिया उसे बेथोवन बजाने को कहता है। वहां क्रू के बाकी लोग भी आ जाते हैं और वीना के ऐसा करते ही पियानो से साइड में कुछ कंपार्टमेंट ओपन होकर क्लोज होने लगते हैं। अगाथिया ये देखकर फिगर आउट करता है कि ये एक पजल पियानो है जिसमें एक हिडन डोर होगा जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को प्ले करने से खुलेगा। इसीलिए वो वीना को बेथोवन कंप्लीट ट्यून बजाने को कहता है और वीना के ट्यून खत्म होते ही पियानो के साइड में एक डोर ओपन होता है। अगाथिया डोर के अंदर के कंपार्टमेंट से कुछ चीजें निकालता है जैसे कि किसी लड़की की गाउन, एक पुरानी स्टेथोस्कोप, एक पुरानी फिल्म रील और लास्टली एक स्केलेटन। उसी रात अगाथिया अकेले बैठा होता है और वो जैसे ही उस फिल्म रील को खोलता है उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो पहले तो खुद को उसी हवेली में बैठा देखता है बट तभी सीन बदल जाती है और वो एक आदमी और एक ब्लॉन्ड लड़की को एक बहुत ही सुंदर सिमेट्री में देखता है। तभी एकदम से वो आदमी अगाथिया को देखता है और उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में रियल टाइम में आ जाती है। ऑफ कोर्स इस पूरे फेनोमेनन से अगाथिया रियल टाइम में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक न्यूज एंकर को अनाउंस करते हुए देखते हैं कि 80 साल पहले जैसा एक और इक्लिप्स फिर से होने वाला है। इस इक्लिप्स के दौरान सारे 8 प्लैनेट्स एंड सन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। अब वीना और क्रू मेंबर प्रिया हॉन्टेड हाउस में इसी इक्लिप्स की बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों क्रू के एक और मेंबर शंकर को देखते हैं जो कि पियानो के अंदर मिले स्केलेटन को स्टेथोस्कोप पहनाकर पियानो पे बैठा दिया था, काइंड ऑफ लाइक ए प्रॉप। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं जहां वीना ऊपर कैश अरेंज कर रही होती है कि तभी उसका हाथ ड्रॉ में आ जाता है। उसके फिंगर से खून निकलने लगता है और एक ड्रॉप सामने के मिरर पे पड़ जाता है। जब वीना अपने वुंड को कवर कर रही होती है तब मिरर पे उसका ब्लड ड्रॉप मल्टीप्लाई हो जाता है पर वो जैसे ही मिरर में देखती है वहां फिर सिर्फ एक ही ड्रॉप ब्लड था। तभी वो मिरर में पीछे के स्केलेटन्स को देखती है। यहाँ 2 प्रॉप स्केलेटन साथ में खड़े थे और तभी एक और स्केलेटन जिसने चादर ओढ़ रखी थी वो उन दोनों स्केलेटन्स के बीच में जाके खड़ी हो जाती है। वीना ये देख बहुत डर जाती है और तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से एक स्ट्रेंज हाथ उसके कंधे पर आता है। वीना टर्न करती है पर वहां कोई होता नहीं। वो वापस आगे देखती है कि तभी वहां अगाथिया उसे डरा देता है और कहता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था। वो बताता है कि शंकर और प्रिया एक न्यू स्केयर ट्राई कर रहे हैं जिसमें 2 स्केलेटन्स 3 में बदल जाते हैं और वो वीना पे ही ट्राई करके देख रहे थे कि ये स्केयर कैसा काम करता है। खैर, इसके बाद अगाथिया वीना को वहां से ले जाता है और दोनों एक प्रोजेक्टर सेटअप करके पियानो से मिले फिल्म रील को प्ले करते
हैं। तो रील स्टार्ट होती है और हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे अगाथिया ने देखा था जब उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल गई थी। ये रील इस आदमी की वीडियो जर्नल का हिस्सा था, जहां वो वीडियो के थ्रू अपनी लाइफ और थॉट्स रिकॉर्ड करता था, जैसे आजकल मॉडर्न डे में लोग व्लॉग्स करते हैं। खैर, हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम सिद्धार्थन था और ये सिद्धा मेडिसिन का रिसर्चर है। वो बताता है कि आज का डेट दिसंबर 12, 1940 है और उसे फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। वो यहाँ पौंडीचेरी में 12 साल बाद आया है। सिद्धार्थन पौंडीचेरी स्टेशन पे उतरता है और वहां उसे उमर नाम का आदमी पिकअप करने आता है। रास्ते में उसे कई फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं जो कि इंडिया को आजाद करने के लिए नारे लगा रहे थे। आगे जाके वो नोटिस करता है कि वहां की हर दूसरी लैंडमार्क किसी एडविन के नाम पे थी, जैसे कि एडविन ड्यूप्लेक्स रोड, एडविन ड्यूप्लेक्स स्टैचू वगैरह वगैरह। वो उमर से इसके बारे में पूछता है। इस पे उमर उसे बताता है कि एडविन काइंड ऑफ पौंडीचेरी के हिटलर जैसा है। एडविन एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत रेसिस्ट भी है और वो इंडियंस के बैक पर नाइफ से कट्स बनाता है क्योंकि उसे खून बहते हुए देखना अच्छा लगता है। वो पुअर इंडियंस को एज स्लेव्स ट्रीट करता है और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें बहुत ही टॉर्चरस पनिशमेंट्स वगैरह देता है। ये सब जानने के बाद सिद्धार्थन बताता है कि वो भी यहाँ एडविन से ही मिलने आया है। तभी हम एडविन का पैलेस देखते हैं और ये वही हॉन्टेड हवेली है दोस्तों, जहाँ प्रेजेंट में अगाथिया अपना हॉन्टेड हाउस चला रहा है। खैर, सिद्धार्थन अंदर जाता है और पूरी हवेली सजी हुई थी। दरअसल उस दिन एडविन की छोटी बेटी जैकलिन का बर्थडे था। यहाँ सिद्धार्थन एडविन से मिलता है और एडविन के साथ हम शेषाद्री को भी देखते हैं। अब दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में जिस भूत को हमने देखा था वो शेषाद्री का ही भूत रहता है। नाउ यहाँ एडविन सिद्धार्थन की बेइज्जती कर देता है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि क्वीन ने एक इंडियन को गवर्नमेंट जॉब दे दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि एडविन तो इंडियंस को अपने से नीचे मानता था। तभी पार्टी में जैकलिन आती है और हम देख पाते हैं कि वो एक व्हील चेयर पे बैठी होती है। सिद्धार्थन शेषाद्री से पूछता है कि जैकलिन को क्या हुआ था और शेषाद्री बताता है कि जैकलिन जब 16 साल की थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी स्पाइन काइंड ऑफ टूट गई और तब से वो पैरालिटिक है। वो बताता है कि जैकलिन को कई डॉक्टर्स ने ठीक करने की कोशिश की है पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जैकलिन के दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल काम नहीं करते। सारी बात सुनकर सिद्धार्थन एडविन को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगले 48 दिनों में वो जैकलिन को उसके पैरों पर खड़ा कर देगा और इसके बदले एडविन इंडियंस को कट करना बंद कर देगा। एडविन हाँ तो नहीं कहता पर वो ना भी नहीं कहता है। तो इसके बाद हम पैलेस में जैकलिन को एक बड़ा सा केक कट करते हुए देखते हैं और बाहर इंडियंस खाने के लिए लड़ रहे थे। ये सीन वहां के सिचुएशन के ऑपोजिट्स को दिखाता है, मतलब पैलेस के अंदर की ऑपुलेंस कितनी ज्यादा है, यहाँ सब अमीर है, बड़ा सा केक काट रहे हैं, वहीं बाहर इतनी गरीबी है कि लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये दोनों चीज एक दूसरे के स्टार्क ऑपोजिट्स हैं। खैर, सभी बड़े से डाइनिंग टेबल पे खाने बैठते हैं और तभी जैकलिन को खिलाने के लिए उसके इंडियन सर्वेंट्स आगे आते हैं, जिसपे सिद्धार्थन उसे सबके सामने खाने को कहता है खुद से। जैकलिन इस बात से बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और सिद्धार्थन से चिढ़ जाती है, लेकिन सिद्धार्थन नहीं मानता और ऐसे में जैकलिन किसी तरह खुद से खाने की कोशिश करती है और बहुत पेन के बावजूद ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। इस पर पूरा टेबल क्लैप करता है और सिद्धार्थन जैकलिन से जाके कहता है कि वो हैंडीकैप नहीं है बल्कि एक नॉर्मल लड़की है और कल से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो अगली सुबह 5:30 बजे को सिद्धार्थन आके जैकलिन को उठाता है और ट्रेनिंग में वो जैकलिन को उसके छोटे छोटे काम करने के लिए अकेला छोड़ देता है, जैसे कि ब्रश वगैरह करना। काफी स्ट्रगल करते हुए जैकलिन काइंड ऑफ धीरे धीरे सारे काम करने लग जाती है और यहाँ सिद्धार्थन उसे काइंड ऑफ फिजिकल थेरेपी भी देता है, साथ ही साथ उसके लिए रिसर्च करके दवाइयां भी बनाता है। इसका परिणाम यह था कि जल्द ही जैकलिन व्हील चेयर छोड़ के सिर्फ एक वॉकिंग स्टिक के सहारे चलने लग गई थी। अब तक जैकलिन सिद्धार्थन से काफी कंफर्टेबल भी हो चुकी थी और एक दिन जब वो अपने चेयर से उठ रही होती है तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सिद्धार्थन उसे बचा लेता है। नाउ एडविन ये सब देख रहा था और वो गुस्से में अपना गन उन पे पॉइंट करता है। तभी रील खत्म हो जाती है और हम वापस रियल टाइम में वीना और अगाथिया को देखते हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ, पर उनके पास जानने का कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वीना देखती है कि अगाथिया जो कॉपी लेके बैठा था उसमें उसने कुछ बनाया था। उस पिक्चर में एक बूढ़ा सेंट एक छोटे बच्चे को लेके कहीं जा रहा होता है। अगाथिया को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, पर उसे ये फिल्म रोल देखने के बाद काफी वियर्ड लग रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाबा कलिंगी नाथ की परछाई दिखती है जो 1 सेकंड में गायब हो जाती है। अगाथिया यहाँ काफी कंफ्यूज था, लेकिन वो वहां से वीना के साथ चला जाता है। अब अगले दिन हम हॉन्टेड हाउस में एक कपल को देखते हैं जो कि हॉल के बीच में बने पिरामिड में चले जाते हैं। तभी उनके चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद वीना और अगाथिया भागकर वहां पहुंचते हैं। नाउ लड़की बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिरामिड के अंदर गई थी पर अकेली ही बाहर आई है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड गुम गया है। सब उस लड़की को ढूंढने लगते हैं लेकिन लड़का मिल ही नहीं रहा था और ऐसे में जल्द ही ये बात एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और पूरे शहर में बात फैल जाती है कि ये हॉन्टेड हाउस सच में हॉन्टेड है। अगाथिया काफी परेशान होता है और अपनी माँ के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है। तभी उसके सामने एक एक्स आके गिरता है और एक हिडन कंपार्टमेंट। वो जैसे ही उसे हाथ लगाने वाला होता है कि उसे कुछ विजन्स आते हैं। इसके बाद अगाथिया एक्स को वुडन फ्लोर से निकालता है और तभी उसे एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखता है। वो नीचे उतर कर देखता
है कि अंदर एक पूरा फ्लोर ही बना था और यहाँ उसे वो लड़का मिलता है जो गायब हुआ था। इनफैक्ट यहाँ अगाथिया को कुछ घोस्ट्स भी दिखते हैं। अगाथिया इस लड़के को लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ वीणा आ जाती है जो कि पजेस थी। वो अगाथिया से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ये प्लेस सेफ नहीं है। ऐसा कहते ही वो स्पिरिट वीणा की बॉडी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगाथिया तुरंत वीणा के पास जाता है जहाँ उसे एक डायरी मिलती है। खैर तो अगले सीन में हम अगाथिया और वीणा को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ अगाथिया वीणा को बताता है कि उसके अंदर उसी फ्रेंच लड़की की भूत घुस गई थी। वो उसे उस डायरी के बारे में बताता है और ये दोनों डायरी खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हम एक बार फिर सिद्धार्थन को देखते हैं। मतलब अब कहानी वापस से सिद्धार्थन की हमें बताई जाएगी थ्रू द डायरी बैक स्टोरी में। यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धार्थन 18 साल बाद वापस इंडिया क्यों आया था। दरअसल सिद्धार्थन के पापा और मम्मी एक सिद्धा प्रैक्टिशनर और एक वैद्य थे। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि अगाथिया का बर्थ जिस औरत ने कराया था ये वही औरत है, मतलब सिद्धार्थन की माँ। आगे हमें पता चलता है कि कैसे कोई भी सिद्धार्थन के पापा के मेडिसिन प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लेता था और सब अंग्रेजी मेडिसिन पे डिपेंड होना शुरू कर दिए थे। उसके पापा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुजर गए। इसके बाद सिद्धार्थन मार्क एंड्रू नाम के सेलर के साथ दुनिया भर में ट्रैवल किया और मेडिसिन की ट्रेनिंग लिया। लास्टली वो फ्रांस के एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर्स को बोन कैंसर से बचाने के लिए फार्मास्यूटिकल स्ट्रगल कर रहे थे। तब सिद्धार्थन फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर से मिलकर उन्हें सिद्धा मेडिसिन के बारे में बताता है और कहता है कि सिद्धा मेडिसिन से ये बोन कैंसर ठीक हो सकता है। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर सिद्धार्थन की बातों पर यकीन कर लेती है। खैर तो फ्लैशबैक खत्म और एक बार फिर हम यहाँ अगाथिया और वीणा को देखते हैं। वीणा को बहुत अजीब फील हो रहा था और उसे बस यहाँ से निकलना था, लेकिन अगाथिया और भी आगे जानना चाहता था कि क्या हुआ था पास्ट में। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका यहाँ तक आना काइंड ऑफ फेट है ना। वीणा के पुश करने पे अगाथिया बताता है कि उसकी मम्मी को फाइनल स्टेज का बोन कैंसर है। वो पिछले 12 साल से सफर कर रही है और अब सभी डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया है और इतने सालों तक इतनी दवाइयां खाकर उनकी मेमोरी भी चली गई है। अगाथिया कहता है कि अगर 1940 में डॉक्टर सिद्धार्थन को एक्चुअली मेडिसिन मिल गई थी फॉर बोन कैंसर तो आज वो अपनी मम्मी को ठीक कर सकता है। तभी एकदम से उन दोनों के ईयर में कोई फ्रेंच में कुछ कहता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहां जैकलिन की घोस्ट आती है और उनसे कहती है कि ये उनकी जगह है, यहाँ मेडिसिन की बात मत करो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनते अगाथिया और वीणा वहां से भागते हैं। तभी वहां हर तरफ तोड़फोड़ होने लगती है और जमीन से एक ग्रेव बाहर आता है जिसमें से एडविन का घोस्ट निकलता है। जी हाँ दोस्तों, वो काफी डरावना लग रहा था और एडविन का घोस्ट अगाथिया और वीणा को हवेली के बाहर निकाल देता है। खैर तो इसके बाद ये दोनों बाहर बैठते हैं जब अगाथिया को उसके पापा का कॉल आता है और जब अगाथिया घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की हालत और भी बिगड़ चुकी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। वहां डॉक्टर के डेस्क पे अगाथिया को कन्नड़ी सिद्धर यानी कि मिरर सिद्धर की फोटो दिखती है और ये वही आदमी था जो अगाथिया को अपने हॉन्टेड हाउस के ओपनिंग के टाइम हवेली के बाहर दिखा था। तो अगाथिया उनसे मिलने जाता है जिसने उसे वो हवेली बेची थी एंड दैट पर्सन वाज रोयन। रोयन की ग्रैंडमदर का नाम हेलन था जो कि एक फ्रेंच वुमेन थी और वो एडविन की बीवी थी। जी हाँ दोस्तों, अगाथिया उनसे हवेली में रखे सामानों के बारे में पूछता है तो एडविन का पोता उन्हें एक पुराना बॉक्स देके जाता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अगाथिया फिगर आउट करता है कि मेडिसिन जरूर हवेली में ही है, तभी एडविन उन्हें वहां से भगा दिया था। वहां जाता और तभी वहां हेलन आती है ना। अगाथिया वहीं रखे कैमरा प्रॉप के थ्रू जब भी देख रहा था तो उसे 1940 में क्या हुआ था वो सब दिख रहा था। ऐसे में वो उस कैमरा लेंस से हेलन का पीछा करता और देखता है कि डॉक्टर सिद्धार्थन को कुछ हुआ था जिस वजह से उसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। अगाथिया हेलन को फॉलो करते हुए एक रूम में एंटर करता है। यहाँ अगाथिया हेलन से लड़ने लगता है पर हेलन उसे शांत रहने को कहती है। वो कहती है कि अगर उन लोगों ने शो किया तो एडविन वहां आ जाएगा। अभी एडविन का घोस्ट वहां आके हेलन को अपनी विप से मारने लगता है। इन सब के बीच हेलन अगाथिया को एक पैकेट देती है जिसे लेकर वो भागता है और डायरेक्ट अपने रूम में जागता है। मतलब ये सब कुछ काइंड ऑफ एक ड्रीम था लेकिन रियलिटी में भी हो रहा था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगाथिया यहाँ हेलन के भेजे हुए बॉक्स में फिर से देखता है और उसे वहां एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम एक बार फिर से पास्ट में जाते हैं जहां हम सिद्धार्थन को एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए सुनते हैं। वो इस रिकॉर्डिंग में अपनी मेडिसिन की पूरी रेसिपी बताता है। तभी वहां शेषाद्री और एडविन आते हैं और यहाँ एडविन पहले तो जैकलिन को ठीक करने के लिए सिद्धार्थन को कॉम्प्लीमेंट करता है बट देन वो वहां रखे इंडियन हर्ब्स की बेइज्जती कर देता है। शेषाद्री बहुत गुस्सा हो जाता है और एडविन को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एडविन को देखते हैं जो एक एलिफेंट पर गोली चला देता है और वो एलिफेंट उसकी तरफ चार्ज कर देता है। तभी सिद्धार्थन वहां आता है और कुछ चांटिंग्स करता है जिससे हाथी शांत हो जाता है। और इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एडविन और सिद्धार्थन काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और सिद्धार्थन को पता चलता है कि एडविन इजिप्शियन ममीफिकेशन में बिलीव करता है और उसने अपने घर के नीचे एक टूम भी बना रखा था। ये वही टूम था जो अगाथिया और वीणा को दिखा था। खैर एडविन सिद्धार्थन से कहता है कि वो उस मेडिसिन को रेडी करे जो एडविन इस प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है। उधर जैकलिन और सिद्धार्थन एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे और सिद्धार्थन उसे कहता है कि वो पेरिस से आने के बाद उसे ऑफिशियली प्रपोज कर देगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते
होते हैं कि तभी कुछ लोग जैकलिन पे अटैक कर देते हैं और सिद्धार्थन पहचान जाता है कि ये नानजी है जो कि एक फ्रीडम फाइटर है। सिद्धार्थन उनसे लड़ता है, देन नानजी को हील भी करता है, जिसके बाद सिद्धार्थन और जैकलिन वापस घर चले आते हैं। ये दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि सिद्धार्थन अक्सर लोगों की हेल्प करता था, उन्हें गाइड करता था। फिर एक दिन सिद्धार्थन जैकलिन को अपनी रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने रिकॉर्ड किया था। तभी वहां हम नानजी को देखते हैं जो कि छुपकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर एडविन वहां आता है और सिद्धार्थन को उसकी फ्लाइट की टिकट देता है। तभी गन की फायरिंग की आवाज आती है और डॉक्टर को बुलेट लगती है, यानी सिद्धार्थन को। एडविन जैकलिन को जल्दी से हेल्प लाने भेजता है और सभी सोचते हैं कि गन नानजी ने चलाई है। सो यस, इस पॉइंट पे ऑडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और अगाथिया और वीना को देखते हैं जिन्हें लगता है कि गन नानजी ही चलाया था। तभी हेलेन वहां जाती है और रिवील करती है कि गन नानजी नहीं बल्कि एडविन चलाया था। बेसिकली एडविन नहीं चाहता था कि एक इंडियन जिसे वो स्लेव समझता है उसका नाम किसी भी डिस्कवरी पर हो। एडविन सिद्धार्थन को इसलिए जिंदा रखा था ताकि उससे मेडिसिन का फॉर्मूला ले सके। तो हाँ, एडविन ही सिद्धार्थन को मारा और सिद्धार्थन की मौत के बाद एडविन एक स्टोरी गढ़ देता है कि डॉक्टर सिद्धार्थन एक फ्रॉड थे जिसने सबका टाइम और पैसा वेस्ट किया और ऐसे में सिद्धार्थन खुद के साथ गलत किया, मतलब समाप्त हुआ। एडविन ये फर्जी लेटर फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर तक को भेज देता है। देन वो इजिप्ट के कुछ लोगों को बुला के सिद्धार्थन की बॉडी ममीफाई करवाता है। जैकलिन को ये सब कुछ पता चल जाता है और वो हेलेन को मेडिसिन देके उसे वहां से जाने को कहती है। हेलेन मेडिसिन और डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर घर से भाग जाती है। इधर एडविन जैकलिन को ढूंढते हुए आता है और जैकलिन पियानो के कंपार्टमेंट में छुप जाती है। लेकिन एडविन को पता चल जाता है कि जैकलिन कहाँ है और वो उसे निकाल कर उससे मेडिसिन की लोकेशन पूछता है। नहीं बताने पर वो जैकलिन को समाप्त करके उसके शरीर को पियानो के अंदर रख देता है। ना जो फॉर्मूला था वो एडविन के बनाए हुए टूम में रख दिया गया था। तभी हवेली पे नानजी अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है। ऐसे में एडविन अपने टूम में छुप जाता है और शेषाद्री से कहता है कि जब सब शांत हो जाए तब उसे टूम से निकाल दिया जाए, पर शेषाद्री पकड़ा जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। सो यू सी, एडविन टूम में ही लॉक हो जाता है और वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो यस, ये थी पास्ट की पूरी कहानी और अब अगाथिया वीना को लेकर वापस हवेली जाता है। उसके गेट पे पहुंचते ही एडविन उसे रोकने आ जाता है, लेकिन अगाथिया अपने भगवान से हेल्प मांगता है। तभी उसे अपने विजन में कलिंगी नाथ जी दिखते हैं जो उसे बताते हैं कि आज रात सारे प्लैनेट्स एक बार फिर अलाइन होंगे। ऐसा होने से अर्थ में एक डिवाइन पावर जागेगी और पूरे 11 मिनट तक सारे इविल फोर्सेस बहुत वीक हो जाएंगे। तो हाँ, अगाथिया के पास सिर्फ इतना ही टाइम है जितने में उसे टूम्ब के पास पहुंचना है, मेडिसिन का फॉर्मूला या मेडिसिन लेना है, देन एडविन की बॉडी को जला देना है। बस फिर क्या था, अगाथिया, वीना और शंकर अंदर चले जाते हैं। ऑल्दो अंदर चले तो गए हैं लेकिन टूम्ब उनसे खुल नहीं रहा होता। अब समय खत्म होने से 5 मिनट पहले अगाथिया फिगर आउट करता है कि टूम्ब ऐसे नहीं खुलेगा, बल्कि उसके लिए उसे साइड में लटके एक चेन को पुल करना होगा। ऐसा करते ही टूम्ब खुल जाता है और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। वो लोग सब कुछ निकालकर एडविन की बॉडी को जला देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मेन डोर तक पहुंचते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इसके ठीक बाद एडविन वहां आ जाता है और उनसे सारी चीजें ले लेता है। वो इन तीनों को चोक भी करने लगता है। ऐसे में अगाथिया के पेरेंट्स कलिंगी नाथ जी से प्रे करते हैं। उनकी प्रेयर्स की वजह से सिद्धार्थन की आत्मा अपने टूम्ब से निकलती है और अगाथिया को बताती है कि उसका जन्म इविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ है। यहाँ ये तक रिवील किया जाता है कि पिछले जन्म में अगाथिया नानजी था। जी हाँ दोस्तों, अब अगाथिया जिसे सब कुछ याद आ चुका था एज नानजी, वो अपने एस्ट्रल फॉर्म में एडविन के घोष से लड़ता है। सिद्धार्थन भी उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर एडविन को खत्म करते हैं। तो इसके बाद अगाथिया वापस अपने बॉडी में आ जाता है और उसे सिद्धार्थन की सिद्धा की कंप्लीट फॉर्मूला बुक मिल जाती है। सिद्धार्थन और जैकलिन भी फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं और सिद्धार्थन फाइनली जैकलिन को ऑफिशियली प्रपोज भी करता है। यहाँ पे सीन कट होता है, जिसके बाद हम कुछ मंथ्स आगे की कहानी देखते हैं जहाँ अगाथिया की मम्मी की बोन कैंसर ठीक हो चुकी है, लेकिन उनकी मेमोरी अब भी वापस नहीं आई होती है। अगाथिया कहता है कि भले ही उसकी माँ को कुछ याद ना हो, बट उसे तो याद है कि वो उसकी माँ है और इसीलिए वो उनका ख्याल रखेगा। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और हम अगाथिया की मॉम की आवाज सुनते हैं जो अगाथिया को बुला रही होती है, इंप्लाइंग दैट इन फ्यूचर उनकी मेमोरी भी लौट आती है। तो फिल्म के शुरुआत में हम रमन पेरुमलयन से मिलते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और फिलहाल वो फिनलैंड के टेम्पियो यूनिवर्सिटी में भूत प्रेत वाले सब्जेक्ट पे अपनी लेक्चर दे रहा होता है। यहाँ रमन बताता है कि कैसे एक बार किसी केस के दौरान वो एनिली नाम की लेडी से मिला था जो एक सेल्फ स्टाइल्ड सैटेनिक हाई प्रीस्टेस थी। एनिली खुद को विच मानती थी और वो शैतान की पूजा करती थी। एनिली दरअसल पोजेस थी। इनफैक्ट वो एग्जॉर्सिज्म के समय मौजूद सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स की डेथ के बारे में बता दे रही थी, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग रमन, जबकि वो इन लोगों को जानती तक नहीं थी। रमन का पॉइंट ये था कि पैरानॉर्मल थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, भले ही साइंस इसे कितना भी डिनाई कर ले। इस सेशन के दौरान हम व्यूअर्स एना को भी देखते हैं, जो कि रमन की असिस्टेंट है और उसकी लव इंटरेस्ट भी। अब यहाँ रमन के फोन पे किसी मेघा नामक लड़की का बार बार कॉल आ रहा था और रमन इसे इग्नोर करता है। दरअसल कॉलेज डेज के दौरान मेघा रमन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन फॉर सम रीजन इनका ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद रमन इंडिया ही छोड़ दिया था। खैर अगले दिन रमन को केरला पुलिस के एडीजीपी जोसेफ का कॉल आता है, जो बताते हैं कि केरला में ब्रह्मगिरी आइलैंड पे एक हॉरर रियलिटी शो शूट हो रहा था, जिसका नाम था द हॉन्टेड हाउस। इसमें 6 कंटेस्टेंट्स थे और कई क्रू मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन अचानक यहाँ 7 लोग समाप्त हो गए। इन 7 लोग में से एक रवि वर्मा नाम का भी आदमी था, जो कि मेघा का हस्बैंड था। तो इसी सिलसिले में शायद मेघा रमन को कॉल कर रही थी और मेघा के प्रेशर में ही जोसेफ भी चाहता था कि रमन इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। ये सुनते रमन इस बारे में रिसर्च करने लग जाता है, जहां वो पाता है कि 6 कंटेस्टेंट्स में से 5 मारे गए और एक बिजॉय नामक कंटेस्टेंट बच गया, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, काइंड ऑफ कोमा में है। देन यूट्यूबर्स भी इस केस पे वीडियो बना रहे थे, सेइंग कि ब्रह्मगिरी के जिस घर में शूटिंग हो रही थी वो एक हॉन्टेड प्लेस है और ये सब लोगों को मारने का काम भूत प्रेत ने किया है। जो भी हो, रमन एना के साथ केरला पहुंचता है और यहाँ वो जोसेफ एंड मेघा से मिलता है। रमन के आने से मेघा वाज वेरी हैप्पी और इनके कॉन्वर्सेशन से हम कुछ बात समझ पाते हैं। लाइक मेघा नाम्बियार कास्ट से है, जिसे यहाँ अपर कास्ट माना जाता है, और रमन मलायन कास्ट से है, जिसे लोअर कास्ट माना जाता है। मेघा और रमन के ब्रेकअप में जरूर कास्ट वाला सीन था, क्योंकि यहाँ रमन मेघा को इस बारे में टॉन्ट करता है, सेइंग कि नाम्बियास कब से मलायन को छूने लग गए। इसके अलावा एना वाज रियली अनकंफर्टेबल, क्योंकि ऑफ कोर्स रमन यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के केस को हैंडल करने आया था, जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। एंड मैंने आपको बताया ही है कि फिलहाल एना और रमन रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। एनीवेज जोसेफ यहाँ रमन को द हॉन्टेड हाउस के शूटिंग की सारी फुटेजेस एंड एविडेंस देते हैं और वो कहते हैं कि आप इन फुटेजेस को देख लो, लेकिन इसे किसी के भी साथ शेयर मत करना। इसके बाद रमन और एना रवि वर्मा के पॉडकास्ट स्टूडियो में ही इन फुटेजेस को प्ले करना शुरू करते हैं। एंड दिस टेल्स अस कि रवि वर्मा एक फेमस पॉडकास्टर था। अब आप पूछ सकते हो कि इन फुटेजेस में क्या था। वेल, शो में जो 6 कंटेस्टेंट्स थे, यहाँ उनकी ऑडिशन क्लिप से लेके समाप्त होने तक की पूरी रिकॉर्डिंग्स थी। तो सबसे पहले हम शो के कंटेस्टेंट्स को देखते हैं, हु वेर मीरा, शंभू, अलीना, बिजॉय, ताशु एंड नारायणन। ये सभी शो को लेके काफी एक्साइटेड थे और इन्हें ब्रह्मगिरी तक वैन एंड देन एक बोट से ले जाया जाता है। हम देख पाते हैं कि क्रू मेंबर्स भी टेंट के अंदर एकदम रेडी थे एंड इट वाज क्लियर कि क्रू मेंबर्स जानबूझकर घर के अंदर कुछ भूत वाले सेटअप्स किए हैं ताकि कंटेस्टेंट्स को डराया जा सके। तो पहली रात इन्हें शो के होस्ट आर के वेलकम करते हैं, देन इन्हें हॉन्टेड हाउस में छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही कंटेस्टेंट्स हाउस के अंदर जाते हैं, क्रू वाले जानबूझ के एसी का टेम्परेचर गिरा देते हैं ताकि इन्हें लगे कि किसी भूत के कारण टेम्परेचर कम हुआ है। इसके सभी कीज लेके अपने अपने रूम में जाते हैं और यहाँ क्रू वाले मीरा के रूम में फेक नॉकिंग करके उसके विंडो के बाहर एक डरावना सा पुतला को लटका देते हैं, जिससे मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चीख चिल्ला के सबको बुलाती है, जहाँ कुछ उसकी बातों को मानते हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स नहीं मानते। ओवरऑल फर्स्ट नाइट के एंड तक क्रू वाले घर का अच्छा खासा हॉन्टेड माहौल सेटअप कर दिए थे। अब अगली सुबह कंटेस्टेंट्स इस जगह को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, क्योंकि शो के रूल्स के मुताबिक जितनी भी शूटिंग होनी है वो सब रात में होगी और डे टाइम कंटेस्टेंट्स के लिए पूरी तरह से खाली रहेगा। खैर ये लोग इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, जहां ये लोग एक ट्री हाउस देखते हैं, जंगल देखते हैं और एक्सप्लोर करते हुए ये लोग एक बड़े से ट्री के पास पहुंचते हैं, जिसे देख के ऐसा लग रहा था मानो ये ट्री काफी पुरानी है और यहाँ किसी तरह की रिचुअल करी गई है। इन्हें यहाँ एक बॉयलर रूम भी दिखता है, जो कि काफी टाइम से अबैंडन था। अब उस रात फाइनली इनके शो का रियल टास्क शुरू होता है, जो कि कंटेस्टेंट्स को पूरे करने थे। तो सबसे पहले इन 6 लोगों को 2 टीम में बंटना था, जहां एक टीम सदर्न साइड ए रूम की तरफ जाएगी और दूसरी टीम बी रूम की तरफ जाएगी। रूम बी की कहानी कुछ ऐसी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कंपनी स्टेट मैनेजर आर्थर विलियम्स इसी जगह पे अपने बीवी बच्चे को समाप्त किए और फिर खुद भी समाप्त हो गए थे। एनीवेज, तो अब रूम ए की तरफ बिजॉय, अलीना और ताशु जाते हैं, वहीं रूम बी की तरफ मीरा, शंभू और नारायण जाते हैं। रूल्स के मुताबिक दोनों रूम्स में सिर्फ एक कंटेस्टेंट ही एंट्री ले सकते थे और बाकी 2 को बाहर वेट करना है। और ऐसे में रूम ए के अंदर अलीना जाती है और बी के अंदर मीरा। यहाँ क्रू वाले अलीना को घोस्ट वगैरह टीवी पे दिखाते हैं, फिर घोस्ट वगैरह ऑपरेशन फील करवाते हैं, देन ईवीएफ मीटर ऑन होता है, जिससे अलीना बहुत ज्यादा डर के चिल्लाती है। वहीं मीरा को भी ये लोग सेटअप करके एक नकली घोस्ट दिखा देते हैं, जिससे मीरा भी चिल्ला के भागती है। ओवरऑल क्रू मेंबर्स आज की टास्क में कंटेस्टेंट्स को अच्छा खासा डरा दिए थे और उन्हें अच्छे फुटेजेस भी मिल गए थे उनके रिएक्शन के। अब अगली रात था टास्क 2 विच वाज ट्रेजर हंट। इस टास्क में भी इन्हें 2 टीम्स में बंटना था और इस बार जो टीम हारेगी उस टीम को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कंटेस्टेंट्स को एक
एक क्लू दिया जाएगा जिसे फॉलो करते हुए उन्हें नए क्लूज ढूंढते रहना है और फाइनली ट्रेजर भी ढूंढना है। यहाँ पहली टीम में अलीना, शंभू और बिजॉय होते हैं, वहीं दूसरी टीम में नारायण, मीरा और ताशु होते हैं। अब नारायण एंड टीम तुरंत फर्स्ट क्लू के हिसाब से अपनी सर्च शुरू करते हैं, वहीं शंभू एकदम से पागलों की तरह एक्ट करते हुए जंगलों की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? वेल, उस बड़े से रिचुअल वाले पेड़ की तरफ। अब इस ट्री में एक छोटा सा दरवाजा था, मतलब छोटा सा मंदिर जैसा, एज इफ वहां कुछ लॉक्ड है और शंभू को लगता है कि क्लू उसके ही अंदर है। ऐसे में शंभू उस दरवाजे को तोड़ डालता है और उसके ऐसा करते ही अंदर से फायरफ्लाइज और कुछ अजीब चीजें निकलती हैं, जिससे शंभू के गर्दन पे काफी गहरी स्क्रैच आती है। हम ऐसा भी फील करते हैं मानो शंभू के आसपास कोई एंटिटी थी जो कि फ्री हुई थी। और अलीना जोर जोर से चिल्ला के सबको बुलाती है। दूसरी टीम के मेंबर्स भी फौरन यहाँ आते हैं और इस पॉइंट पे सेकंड टास्क को बंद किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो शंभू इंजर्ड हो गया था। ये सब देख क्रू भी डिसाइड करती है कि कल एक दिन ब्रेक लिया जाए ताकि सभी आराम कर सके, यानी कि नेक्स्ट डे कोई शूटिंग नहीं होगी। अब ब्रेक डे की रात शंभू और नारायण पी रहे होते हैं जब नारायण को एक अजीब लाइट दिखती है और शंभू को चंडे की आवाज सुनाई देती है। बाय द वे, चंडे को आप एक तरह का ढोल समझ सकते हैं जो कि साउथ रीजन में एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। शंभू और नारायण इस साउंड और लाइट का पीछा करके वापस उसी ट्री के पास पहुंचते हैं और यहाँ शंभू नशे की हालत में स्टोन पे दारू फेंक के आग लगा देता है, फिर उस पे सूसू करने लगता है। सभी शंभू को लेने आते हैं लेकिन शंभू उनके साथ नहीं जाता, रादर वो बाकियों को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ऐसे में सभी शंभू को वहीं छोड़ घर की ओर चल देते हैं। अब इस पॉइंट पर रमन फुटेजेस को पॉज करता है और आयशा जी को कॉल लगाता है, जो कि फोकलोर और एंथ्रोपोलॉजी एक्सपर्ट थी। आयशा जी बताती हैं कि ब्रह्मगिरी एक ऐसी जगह है जहां पे ढेर सारे एंशिएंट रिचुअल्स एंड बरियल स्टोन्स हैं। वहां केव पेंटिंग्स, रॉक आर्ट और इवन ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स के बरियल स्टोन्स हैं। आयशा जी कहती हैं कि वो ब्रह्मगिरी के बारे में और पता करके रमन को कांटेक्ट करेंगी। खैर, तो इसके बाद रमन वापस फुटेज देखना शुरू करता है जहां 5 कंटेस्टेंट्स अब हाउस के अंदर आ गए थे एक्सेप्ट शंभू। बिजॉय शंभू को ढूंढते हुए बाहर कुएं के पास जाता है जहां वो शंभू को कुएं के अंदर रस्सी से लटकता पाता है। जी हाँ दोस्तों, शंभू खत्म हो चुका था और ये देख बाकी 5 कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब क्योंकि आज ब्रेक डे था तो कैमरा क्रू में भी सिर्फ 2 लोग ही थे और वो भी कैमरा पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। नौ शंभू वाले इंसिडेंट के बाद 5 कंटेस्टेंट को घर के कमरे में घोस्टली बर्न्ड फुटप्रिंट्स दिखाई देती हैं। नारायण ड्रंक हालत में लाइट के पीछे भागते हुए बॉयलर रूम के पास पहुंच जाता है जहां उसके ऊपर बर्निंग कोल गिरता है और वो भी खत्म हो जाता है। इस सब के बीच हम दोनों कैमरा क्रू मेंबर्स को भी खत्म पाते हैं, यानी अब तक 4 लोग खत्म हो गए हैं। अब बचे थे तो सिर्फ ताशु, मीरा, अलीना एंड बिजॉय और ये चारों घर के अंदर थे। मीरा किचन में जाती है जहां एक अदृश्य शक्ति मीरा पे हमला कर देती है और उसका सर माइक्रोवेव में डाल के उसे समाप्त कर देती है। सभी मीरा की हालत देख एकदम डर जाते हैं और यहाँ एकदम से नारायण आ जाता है। नाउ इट वाज क्लियर कि ये नारायण नहीं बल्कि उसका घोस्ट है, क्योंकि हम व्यूअर्स पहले ही नारायण को समाप्त होते देख पाए थे। नारायण यहाँ अपने चेयर के साथ ही अजीब तरह से मूव करके अलीना और ताशु पे हमला कर देता है, जिससे ये दोनों लड़कियां भी खत्म हो जाती हैं। बचता है तो सिर्फ बिजॉय जो कि भागते हुए पानी में जाता है। इनफैक्ट हम ये जान पाते हैं कि नेक्स्ट डे बिजॉय यहाँ से रेस्क्यू भी हो गया, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और वो कोमा में है। अब दोस्तों, जब रमन इन फुटेजेस को देख रहा होता है तो फ्रेम बाय फ्रेम मूव करके कई जगह क्लियरली एक एंटिटी को देख पा रहा था जो कि नारायण को पजेस करी थी। खैर, तो अगले दिन रमन आयशा जी से मिलता है जो कि बताती है कि ब्रह्मगिरी के लोग एक स्पेशल गॉडेस की पूजा करते थे जिन्हें वो मदर कहते हैं। बेसिकली ये प्रकृति की पूजा है और ये एक तरह से द्रविडियन लोर था। कई 100 साल पहले इस जगह को कोलुथानाडु के किंग्स रूल करते थे और ये पर्टिकुलर आइलैंड लस्ट और वेंजेंस का लैंड है। 1775 के दौरान ब्रह्मगिरी पे एक ताकतवर और क्रूर लैंडलॉर्ड का राज था जिसका नाम था कुलशेखरन। यहीं पे एक मुकिल नाम की अत्यंत सुंदर लड़की भी रहती थी। कुलशेखरन अपनी दूसरी शादी मुकिल से किया था एंड इन जनरल वो एक वुमेनाइजर था, लेकिन उसकी मर्दांगी मुकिल के सामने फीकी पड़ जाती थी। कुलशेखरन मुकिल को हमेशा बंद करके रखता था ताकि किसी और की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन साल में एक बार थेयम सेलिब्रेशन के टाइम पे मुकिल बाहर आती थी। अब कुंजाम्बू करके एक बंदा था जो कि कुलशेखरन के हिसाब से लोअर कास्ट मलायन था और उसे कभी भी कुलशेखर के मैंशन के आसपास आना अलाउड नहीं था। लेकिन थेयम सेलिब्रेशन के दौरान कुंजाम्बू गॉडेस बन के परफॉर्म करता था क्योंकि मलयन ही ये रिचुअल कर सकते थे, इसीलिए उस दिन वो मैंशन पे अलाउड था। तो थेयम फेस्टिवल के टाइम पे जब कुंजाम्बू तैयार होता है तो मुकिल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसे में मुकिल और कुंजाम्बू इंटीमेट होते हैं और कुलशेखरन ये सब बाहर से देख लेता है। अब इस सब के बाद जब कुंजाम्बू परफॉर्म करता है तो बीच में ही उसका डिवाइन
डिवाइन डांस रुकता है क्योंकि वो अपना व्रत तोड़ा था इंटिमेट होके। डिवाइन डांस के रुकने से गांव वाले परेशान थे और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुकिल कुंजाम्बू पे नहीं बल्कि उसके गॉडेस वाले फॉर्म में इंटरेस्टेड थी, यानी जब उस पे डेटी आती हैं। अब कुलशेखरन तो पहले से ही कुंजाम्बू से बदला लेना चाहता था और ऐसे में जब कुंजाम्बू परफॉर्म कर रहा था तो वो एक सांप के पूजने वाले इंसान से कुंजाम्बू के सीने के आर पार सरिया घुसवा देता है। इससे कुंजाम्बू समाप्त हो गया और जिस टाइम पे वो खत्म हुआ उस टाइम पे वो मेटाफिजिकल स्टेट में था, यानी ना तो वो पूरी तरह से ह्यूमन था ना ही गॉडेस था। उस दिन के बाद ब्रह्मगिरी में अजीब घटनाएं होने लगी, लाइक फसल खराब होना, लोगों का अपने आप समाप्त हो जाना, लाइफ स्टॉक्स का खत्म होना वगैरह वगैरह। ऐसे में लोकल एरिया के राजा आते हैं और वो लेजेंडरी पेरुमलायन यानी डिवाइन ऑरेकल की मदद लेते हैं। पेरुमलायन कुंजाम्बू के स्पिरिट को एक कव में ट्रैप कर देते हैं और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ बड़ी सी वृक्ष थी, देन छोटे छोटे विंडोज थे, मतलब द्वार था जिसको शंभू ओपन कर दिया था। कुंजाम्बू को कैद करने के बाद राजा ब्रह्मगिरी को बाकी सिविलाइजेशन से कट ऑफ कर दिए ताकि कोई गलती से भी कुंजाम्बू को फ्री ना कर दे। हाल ये था कि ब्रह्मगिरी में जानवर तक नहीं जाते हैं, ना ही पक्षी इस रीजन के ऊपर से उड़ते हैं। फिर कई सालों बाद ब्रिटिशर्स इस जगह पे आते हैं और वो कुलशेखरा के घर वाली जगह पे मैंशन बनवाते हैं। वैसे ब्रिटिशर्स भी उस रिचुअल वाले पेड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं किए थे, ऑल्दो आर्थर विलियम्स के साथ क्या हुआ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन प्रेजेंट टाइम में इस जगह पे ह्यूमंस रियलिटी शो करने गए और फिर क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। सो दोस्तों ये सब पता लगने के बाद रमन और एना डिसाइड करते हैं कि ये लोग तहकीकात करने ब्रह्मगिरी जाएंगे और यहाँ मेघा भी इनके साथ आती है। रास्ते में रमन सो जाता है और एना एंड मेघा बात करती हैं। यहाँ मेघा बताती है कि फैमिली के कारण रमन और मेघा का ब्रेकअप हुआ था, ऑल्दो मेघा क्लियरली सब कुछ नहीं बताती। खैर ये लोग ब्रह्मगिरी हाउस पहुंचते हैं, देन पूरा एरिया छानबीन करते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ कैमराज, EVF एंड अदर इक्विपमेंट्स वगैरह सेटअप कर देते हैं। रमन को यहाँ एक सीक्रेट कमरा भी मिलता है जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो ये मुकिल का कमरा रहा होगा, क्योंकि इस कमरे के अंदर एक डब्बे में थय्यम वाली ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स रखी हुई थी। आगे रमन बताता है कि यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली ये कि बिजॉय सबको खत्म करके निकल गया और अब वो कोमा में है। सेकंड पॉसिबिलिटी है डिमोनिक पोजीशन की और थर्ड पॉसिबिलिटी है टेरिटोरियल रेसिड्यू एनर्जी की। अब डिमोनिक पोजीशन तो आप लोग समझते हैं, तो चलो हम लोग टेरिटोरियल रेसिड्यूअल एनर्जी पे बात कर लेते हैं। बेसिकली कोई भी इंसान जो कि इस दुनिया को बिना अपनी इच्छा पूरी किए छोड़ जाता है, मतलब उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है, तो वो एक्चुअली में इस दुनिया से जा नहीं पाता, रादर एज रेसिड्यूअल एनर्जी स्टक हो जाता है। तो इन रेसिड्यूअल एनर्जीज को रिलीज करने के लिए हमें इनसे कनेक्ट करना पड़ता है और ये रिचुअल कई धर्मों में भी होता है। ये सब बताने के बाद रमन घर के मेन डोर पे एक एंकलेट लटका देता है। ना जब रमन, एना और मेघा खा रहे होते हैं तो एक अदृश्य शक्ति मेघा पे हमला कर देती है। इसके बाद यहाँ एकदम से असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है और रमन इनकी फोटोज लेने की कोशिश करता है। फिर ऑडियो डिवाइसेस में बीपिंग सिग्नल पिक करने लग जाती है और घर की लाइट चली जाती है। एना जनरेटर को ऑन करने जाती है और इसी बीच मेघा को लगता है मानो रमन उसके करीब आके उसे टच कर रहा है, लेकिन असल में रमन उससे काफी दूर था और ये सब एंटिटी का काम था। दिन एकदम से मेघा पजेस्ड होकर अजीब हरकतें करने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। रमन तुरंत घर के बाहर चेक करने जाता है और तब तक पजेस्ड मेघा होश में आके एना पे ही हमला कर देती है। मेघा यहाँ एना को खत्म भी कर देती है अगर एन वक्त पे रमन आके उसे कंट्रोल नहीं करता। इस घटना के बाद रमन मेघा को बांध देता है और खुद बाहर छानबीन करने जाता है। वहीं मेघा अपने होश में आके एना से माफी मांगती है और वो प्लीज वगैरह बोल के एना को इस बात के लिए कन्विंस कर लेती है कि एना उसके हाथ खोल दे। एना भी मेघा की बातों में आके उसे ओपन कर देती है, जिसके बाद मेघा बाहर जाती है और वो अपने सारे कपड़े उतार के रमन तक पहुंच के उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। रमन यहाँ फिर से मेघा को कंट्रोल करता है, देन उसे कपड़े पहनाता है और फिर से उसे बांध देता है। इसके बाद हम कुछ और असाधारण गतिविधियां देखते हैं, लाइक अजीब तरह के स्केयर क्रोज घर के बाहर आ जाते हैं और कुछ लाइट्स वगैरह निकलती है। देन एकदम से रमन का हाव भाव बदल जाता है और वो एना पे चिल्ला देता है। एना डरते हुए बाहर भागती है और वो ट्री हाउस पे चढ़ जाती है। रमन एना को मनाने उसके पीछे जाता है, लेकिन अगले ही क्षण एना ट्री हाउस से गिर जाती है और वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो इस पॉइंट तक मेघा अपने होश में आ चुकी थी और वो समझ गई थी कि अब रमन पजेस्ड हो चुका है। रमन कमरे में आके मेघा पे चिल्लाता है और वहीं पीछे स्क्रीन पे बाहर की रिकॉर्डिंग्स प्ले होती है, जिसमें हम क्लियरली देख पाते हैं कि ट्री हाउस से एना गिरी नहीं थी, बल्कि पजेस्ड रमन उस पे हमला करके उसे नीचे फेंक दिया था, जिससे एना समाप्त हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट तक रमन वाज आउट ऑफ कंट्रोल और वो गुस्से में इस एंटिटी को चैलेंज करता है। ये एंटिटी रमन के सामने टेबल को हवा में लेविटेट कराती है। देन रमन दौड़ते हुए बाहर जाता है और वाटर बॉडी में समा जाता है। कुछ देर बाद रमन पानी में फ्लोट करता हुआ दिखता है और वो पानी से बाहर निकलता है। हम चेंडे एंड रिचुअल्स की साउंड सुन पाते हैं और रमन यहाँ थय्यम रिचुअल्स वाले ड्रेस पहनना शुरू करता है, स्पेसिफिकली कुंजाम्बू की गॉडेस वाली ड्रेस। देन रमन पजेस्ड हालत में बाहर आग जला के थय्यम परफॉर्म करता है और मेघा किसी तरह खुद को आजाद करती है।
अब इससे पहले रमन खुद को आग में झोंक देता, मेघा उसे रोकती और समहाउ उसे खींच कर कार में बिठाती है। दिन मेघा कार में ही रमन को लेके इस जगह से निकल जाती है। अब कार के अंदर रमन को एंकलेट की आवाज आती है और हम देख पाते हैं कि वो अब भी पजेस्ड है। तभी मेघा को फोन पे आयशा जी की वॉइस नोट आती है जो कि कह रही थी कि तुम लोग किसी भी हाल में ब्रह्मगिरी से निकलो, अपनी रिसर्च वगैरह को बंद करो, क्योंकि ये डीटी एक ट्रिक्स्टर है। भूल के भी इस डीटी की पूजा मत करना, लैंप मत जलाना, क्योंकि इससे कुंजाम्बू की स्पिरिट वापस जन्म लेगी और वो एक ट्रिक्स्टर है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि रमन पूजा एंड रिचुअल्स वगैरह ऑलरेडी कर चुका है। इस पॉइंट पे रमन एकदम से मेघा की कार को ब्रिज पे रुकवाता है। देन वो बाहर जाके अजीब बिहेव करता है, व्हिच इंडिकेट्स कि वो अब भी पजेस्ड है। मेघा किसी तरह उसे कार में लाने की कोशिश करती है, लेकिन रमन जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। मेघा कार में आके उसे घर चलने को कहती है, लेकिन रमन लेट्स गो होम बोल के यहाँ कार को ब्रिज से जंप करवा के नदी में डुबो देता है। देन एकदम से हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि मरने के समय आत्मा फ्री हो जाती है और समय रिवर्स में ट्रैवल करता है। रमन ड्रिफ्ट किया थ्रू हश बिटवीन नाउ एंड फॉरएवर, लेकिन रमन अकेला नहीं था। वो अपने साथ कुंजाम्बू की इविल स्पिरिट को भी ड्रैग करने का ट्राई किया इनटू अननोन, लेकिन कुंजाम्बू को मर्सी नहीं चाहिए था, रादर अ विटनेस। कुंजाम्बू बिट्रेयल को रिवील करना चाहता था कि कैसे ह्यूमंस गॉड्स को भी बुचा किए। बेसिकली ये सब एक एंड नहीं बल्कि एक बिगिनिंग थी। यहाँ हम व्यूअर्स को फाइनली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रमन पानी में वूम्ब वाले चाइल्ड पोज में होता है। देन एक नग्न बच्चा जो कि थय्यम वाले मेकअप में था, वो रमन की घड़ी लेता है जिसके सारे कांटे उल्टे चल रहे थे। ये बच्चा इस घड़ी को लेके भाग जाता है और सीन जूम आउट होता है। अब ये सीन किसी पेंटिंग जैसी दिख रही थी, जिसके बारे में हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वडक्कन फिल्म की कहानी, और यहाँ एंडिंग को लेकर आप सभी के मन में ढेर सारे सवाल होंगे, बट डोंट वरी, मैं एक एक करके आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। सो सबसे पहले आपको यहाँ कुंजाम्बू की पूरी स्टोरी समझनी होगी, जो कि मैंने आपको वीडियो के दौरान बता रखा है। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट कि कुंजाम्बू की मौत आम नहीं थी, वो गॉडेस द्वारा पजेस स्टेट में ही मर गया था, एक ऐसे बीच के हालत में जो उसे हमेशा ब्रह्मगिरी की जमीन पे भटकने और बदला लेने के लिए बाध्य कर गया। उसके रिमेन्स को उसी बड़े से रिचुअल वाले पेड़ के नीचे दफन किया गया था, मतलब वहीं पे उसे बाइंड कर दिया गया था, काइंड ऑफ लॉक कर दिया गया था। और यहाँ मैं उसी लकड़ी वाले छोटे से डोर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ट्री के नीचे थी, मंदिर टाइप, जिसे ब्रिटिशर्स भी टच नहीं किए थे। लेकिन रियलिटी शो के शूटिंग के दौरान शंभू इस जगह को ओपन करके कुंजाम्बू को काइंड ऑफ आजाद कर दिया। अब फिल्म इस बात को साफ कर देती है कि वो कुंजाम्बू का ही भूत है जो पुनर्जन्म लेने की कोशिश कर रहा है और अपने शहर में घुसने के लिए बदला लेना चाहता है। लेकिन ये हॉरर एक मेटाफर भी है छुपाए रखने का। कुंजाम्बू एक लोअर कास्ट का आदमी था और अनटचेबिलिटी और दबे हुए लोगों के साथ जो जाति होती है वो हमें फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। इवन मॉडर्न एरा में रमन के साथ वही हुआ था। आई मीन रमन और मेघा एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन मेघा की फैमिली न सिर्फ इनके रिश्ते को तोड़ दिए बल्कि वो रमन को पीटे भी थे, और इसी वजह से रमन को देश छोड़ के जाना पड़ा था। तभी रमन मेघा को टॉन्ट भी कर रहा था, सेइंग कि तुम बड़े नामबियार लोग कैसे हम मलायन लोगों को टच करने लग गए। एना भी जब मेघा से इनके ब्रेकअप के बारे में पूछती है तो एना टॉन्ट्स आस्किंग कि तुम रमन के लिए क्यों नहीं लड़ी। ऑल्दो फिल्म के एंड में मेघा रमन के लिए लड़ती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान मेघा भी एक बार पजेस हुई थी, एंड आई बिलीव कि वो मुकिल की स्पिरिट से पजेस हुई थी। तभी तो वो रमन पे लस्ट कर रही थी, और रमन पे ही क्यों? क्योंकि रमन की न्यू जनरेशन है ऑफ कुंजाम्बू। देखो कुंजाम्बू मलायन था, रमन भी है। देन कुंजाम्बू को पेरू मलायन ने कैद किया था, और रमन का पूरा नाम क्या है? रमन पेरू मलायन। सो यू सी, रमन इस सबसे पूरी तरह से कनेक्टेड है, और यही बात फिल्म में हिडन है जो कि थोड़ा गौर करने पे हम समझ पाते हैं। नाउ जब कुंजाम्बू थोड़ा पजेस्ड रमन कार पानी में गिरा देता है, तब मेघा और रमन डूब जाते हैं, और फिल्म समय और स्थल को पार करती है सरियल विजुअल्स के साथ। जब एक आदमी मर जाता है तो समय उनके लिए उल्टा चलना शुरू हो जाता है, और हम रमन को देखते हैं जो लगभग फीटल पोजीशन में पानी में लेटे हुए है। तब एक छोटा लड़का जो रमन जैसा ही कपड़ा पहना हुआ था, वो उसके घड़ी को उठाता है। घड़ी हर दिशा में चल रही होती है। देन लड़का घड़ी चुरा लेता है और भाग जाता है, जबकि रमन पानी में ही लेटा रहता है। आखिरी मेटाफर जो है वो बचपन की तरफ पॉइंट आउट करता है, जहां वापस जाना है और शायद वही जिंदगी दोबारा जीनी होगी जो रमन ने जी है। यही चीज हमें फोकलोर, ओरल हिस्ट्री और ऑप्रेस्ड लोगों के सरफेस पर वापस आने की साइक्लिक प्रकृति के बारे में बताता है, चाहे उनकी आवाज को समाज और उसकी कल्चरल हायरार्कीज कितनी भी दबा दे। जैसे ही पास्ट जीवित लोगों के शरीर को फाड़ते हुए आता है, फिल्म क्लोजर देने से इनकार करती है और ये मेमोरी स्टोरी और पुनर्जन्म के हॉन्टिंग साइकिल में खत्म होती है।
तो फिल्म की शुरुआत में हम दो मॉर्मन्स को देखते हैं जो कि कुछ गंदी बातें कर रही थी, जैसे नर के निजी हिस्से के बारे में, संभोग के बारे में और गंदी चलचित्र जैसी टॉपिक्स पे बात चल रही थी। अब जिन्हें मॉर्मन्स समझ नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि ये मिशनरीज को कहा जाता है जो कि चर्च ऑफ द जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दो लेडीज का नाम है सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन, और हम समझ पाते हैं कि सिस्टर बार्न्स थोड़ी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट थी, वहीं सिस्टर पैक्सटन थोड़ी शाई और टिमिड थी। इन दोनों की उम्र 19-20 साल के अराउंड रही होगी और हम इन्हें लोगों तक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करते हुए देखते हैं। आजकल के मॉडर्न किड्स जो कि मोस्टली रिलीजन वगैरह में नहीं मानते, वो इनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहे थे। स्टिल ये दोनों सिस्टर्स अपना काम कर रही थी। तो घूमते हुए ये लोग मिस्टर रीड नामक आदमी के घर पे पहुंचती हैं, जहां दोनों अपनी बाइक्स गेट पे लॉक करती हैं एंड देन मिस्टर रीड से बातें करने जाती हैं अबाउट देयर रिलीजन। बेसिकली ये लोग मिस्टर रीड को अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें क्रिश्चियनिटी अपनाने को कहने वाली थी। अब इनिशियली मिस्टर रीड काफी फ्रेंडली वे में इनसे बात करते हैं और इन दोनों को अपने घर के अंदर इनवाइट भी करते हैं। सिस्टर्स कहती हैं कि चर्च रूल्स के मुताबिक वो दोनों एक आदमी के घर के अंदर नहीं जा सकती अनलेस मिस्टर रीड के घर पे कोई और लेडी भी हो। मिस्टर रीड कहते हैं कि उनकी वाइफ घर के अंदर है जो कि ब्लूबेरी पाई बना रही है, और ये सुनते बार्न्स और पैक्सटन घर के अंदर जाती हैं। ऐसे भी बाहर स्नोफॉल शुरू हो चुका था तो अंदर रहना ज्यादा सेफ है। तो घर के अंदर रीड इन दोनों सिस्टर्स का कोट लेते हैं और इन्हें कंफर्टेबल होने के लिए कहते हैं। मीनवाइल वो इनके लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आते हैं, जिसके बाद इनकी बातचीत शुरू होती है। अब इन तीनों की कॉन्वर्सेशंस तुरंत ही वियर्ड हो जाती है क्योंकि मिस्टर रीड अजीब बातें बोल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली मिस्टर रीड वाज लाइक कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड वन ट्रू रिलीजन, बट देन वो सिस्टर बार्न्स के मृत पिता के बारे में पूछ के बार्न्स को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। जब पैक्सटन सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है तो मिस्टर रीड पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे मॉर्मोनिज्म में पहले पॉलीगैमी था, यानी एक आदमी मल्टीपल औरतों से शादी कर सकता है, लेकिन 1890s के बाद यानी आफ्टर न्यू रेवलेशन इसे हटा दिया गया। सिस्टर्स डिफेंड करती है कि पहले के टाइम पे बर्थ रेट कम था, लोग कम थे, तो पॉपुलेशन को बूस्ट देने के लिए पॉलीगैमी था, लेकिन पॉपुलेशन सही होने के बाद इसे हटा दिया गया। लेकिन मिस्टर रीड इसका ब्लेम जोसेफ स्मिथ पे डालते हैं जो कि मॉर्मोनिज्म के फाउंडर थे। इसके बाद मिस्टर रीड रिलीजन्स को फास्ट फूड जॉइंट से कंपेयर करके कहने लगते हैं कि जैसे हम मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग वगैरह में खाते हैं, कोई एक फास्ट फूड प्लेस हमारा फेवरेट होता है, वैसे ही मिस्टर रीड डिफरेंट रिलीजन्स के बीच हॉप किए हैं और इस रिलीजन रूपी फास्ट फूड से ही हैज बिकम मालनरिश्ड। रीड कहते हैं कि हर धर्म खुद को वन ट्रू रिलीजन बताता है, लेकिन नजदीक से देखने पे नन सीम्ड ट्रू। नो ऑफ कोर्स ये बातें सिस्टर्स के लिए बहुत ऑफेंडिंग थी और ऐसे में सिचुएशन को हल्का करने के लिए पैक्सटन और बार्न्स कहती हैं कि वो मिस्टर रीड की वाइफ से मिलना चाहेंगी। मिस्टर रीड अपनी वाइफ को लाने जाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव से लग नहीं रहा था कि इस घर में उनकी वाइफ है भी। अब यहाँ मैं एक बात पॉइंट आउट कर दूं कि जब मिस्टर रीड सिस्टर्स से बात कर रहे थे तब पैक्सटन कही थी कि जब वो मर जाएगी तब वो बटरफ्लाई के फॉर्म में वापस आके अपने लव्ड वंस के आसपास रहेगी, फिर उनके फिंगर्स पे बैठेगी ताकि लव्ड वन समझ सके कि इट्स पैक्सटन। इस बात का फिलहाल आपके लिए सेंस नहीं बन रहा होगा, लेकिन आप इसको याद रखना क्योंकि एंड में इसके अराउंड काफी थियरीज रिवॉल्व करेगी। खैर मिस्टर रीड के अंदर जाते ही बार्न्स डिस्कवर करती है कि कमरे में रखा सेंटेड कैंडल ब्लूबेरी पाई अरोमा का था, यानी कि घर के अंदर मिस्टर रीड की वाइफ कोई ब्लूबेरी पाई नहीं बना रही। इनफैक्ट वाइफ शायद है भी नहीं, बल्कि मिस्टर रीड शायद इन्हें यहाँ फंसा रहे हैं, और जो स्मेल थी ब्लूबेरी पाई की वो तो इस सेंटेड कैंडल से आ रही थी। पैक्सटन और बार्न्स यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन मेन डोर लॉक्ड था। इतना ही नहीं, इनके कोट्स भी मिस्टर रीड के पास थे, जिसके अंदर ही इनके साइकिल लॉक की चाबी थी। रीड के वापस आने पे बार्न्स बहाना बना देती है कि उसे चर्च से कॉल आ रहा है और उसे निकलना पड़ेगा। वैसे यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि सिस्टर्स के फोन में कोई रिसेप्शन नहीं आ रहा था। एनीवेज ये सुन के रीड कहते हैं कि मेन डोर जो है वो तो अब नहीं खुलेगा क्योंकि वो टाइम्ड वे में लॉक हो जाता है, मतलब एक टाइमर है जिससे डोर लॉक हो जाएगा और उसके बाद डोर मॉर्निंग तक अनलॉक नहीं होगा, इसलिए सिस्टर्स को बैक डोर से बाहर जाना होगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे सिस्टर्स रीड के एक ऐसे कमरे में थी जो कि चर्च प्रेयर रूम जैसा सेटअप किया हुआ था, और बैक डोर से निकलने की बात सुनते ही पैक्सटन और बार्न्स दोनों समझ जाती है कि रीड इन्हें यहाँ फंसा रहा है। एक और अजीब बात ये थी कि जब रीड इनकी कोट्स इन्हें वापस करता है तो बाइक की जो लॉक की की थी वो पैक्सटन के कोट में थी, जबकि बार्न्स वाज श्योर कि चाबी वो अपने कोट में रखी थी।
खैर सिचुएशन अब टेंस होने लग गया था और यहाँ रीड सिस्टर्स को कन्फ्रंट करता है सेइंग कि मेरे घर के वॉल्स में मेटल्स वगैरह हैं जो कि फोन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो तुम्हें फोन आ ही नहीं सकती, यानी तुम झूठ बोल रही हो। ये सुन के सिस्टर्स डरते हुए बोलती हैं कि आप अपनी वाइफ से हमें मिलवाइए। ऐसे में रीड वाज लाइक तुम अब भी मान रही हो कि मेरी वाइफ एग्जिस्ट करती है, जबकि सारे एविडेंस प्रूव कर रहे हैं कि शायद मेरी वाइफ है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि कैसे लोग भगवान में मानते हैं, रिलीजन में मानते हैं, लेकिन उनके सामने बचपन से ये प्रूफ रहता है कि कोई भगवान या रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब सुन के बांस कहती है कि वो बैक डोर से यहाँ से बाहर चली जाएगी, लेकिन दोस्तों जब वो दोनों बैक डोर्स को ओपन करके देखती है तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये डोर्स तो घर के बेसमेंट में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चर्च में एक एल्डर नोटिस करते हैं कि पैक्सटन और बांस वापस नहीं आई है, इसलिए वो इन दोनों को ढूंढने निकलते हैं। कमिंग बैक टू रीड, वो यहाँ फिर से रिलीजन्स पे बातें शुरू करता है। सबसे पहले वो पार्कर ब्रदर्स का मोनोपोली गेम निकालता है जो कि बहुत फेमस बोर्ड गेम है, इतना कि ये 47 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देन 114 कंट्रीज में ये गेम बिकती है और बिलियन से भी ज्यादा लोग इस गेम को खेल चुके हैं। अब मोनोपोली गेम 1935 में आई थी, लेकिन तकरीबन 30 साल पहले 1907 में एक बोर्ड गेम थी नेम्ड द लैंडलॉर्ड्स गेम। ये जो बोर्ड गेम थी वो ऑलमोस्ट मोनोपोली के सिमिलर थी। लैंडलॉर्ड्स गेम को एलिजाबेथ मैगी डिजाइन करी थी एंड इट्स एविडेंट कि 30 साल बाद मोनोपोली गेम आई जो कि लैंडलॉर्ड्स गेम की कॉपी थी। लेकिन आज कोई भी लैंडलॉर्ड्स गेम को नहीं जानता, लेकिन मोनोपोली मोस्ट ऑफ द लोग खेले होंगे। ये सुन के बार्न्स वाज लाइक हमारी सिचुएशन से इन गेम्स का क्या लेना देना। रीड कहते हैं कि लेना देना है। कैसे? वेल, फिलहाल 3 मेजर मोनोथेस्टिक रिलीजन हैं, यानी ऐसे धर्म जिसमें सिर्फ एक गॉड को माना जाता है। ये धर्म है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जुडाइज्म ओल्डेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 0.2% लोग इसे फॉलो करते हैं। वहीं क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इट्स जस्ट लाइक लैंडलॉर्ड्स गेम एंड मोनोपोली, जहां जुडाइज्म ओरिजिनल मटेरियल है और क्रिश्चियनिटी मोस्ट पॉपुलर है। वहीं मोनोपोली गेम के कुछ नए एडिशंस भी है व्हिच रिप्रेजेंट्स द न्यूअर मोनोथेस्टिक रिलीजन्स। बेसिकली रीड का पॉइंट ये था कि जिस तरह से गेम्स के डिफरेंट इटरेशंस आते हैं, वैसे ही रिलीजन्स भी आए विद स्लाइट चेंजेस। फिर भी ओल्डेस्ट होने के बावजूद जुडाइज्म सबसे कम इसीलिए फॉलो होता है क्योंकि उस धर्म के लोग उसे प्रीच नहीं करते जैसे बाकी रिलीजन्स के लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिलहाल बार्न्स और पैक्सटन भी तो वही करने आई थी ना यहाँ, रीड को कन्वर्ट करने। सेम इज द केस विद सॉन्ग, जहाँ रीड कहता है कि फिलहाल में वो द एयर आई ब्रीथ सॉन्ग को सुन रहा है बाय द हॉलीज, और ये काफी ओल्ड सॉन्ग है, लेकिन सिमिलर सॉन्ग है क्रीप बाय रेडियो फ्रीक। देन 2017 में एक सॉन्ग आई थी गेट फ्री बाय लाना डेल रे, और वो क्रीप सॉन्ग की कॉपी है। तो ओरिजिनल सॉन्ग थी हॉलीज की, देन रेडियो फ्रीक की एंड फाइनली लाना डेल रे की। और देखा जाए तो हॉलीज ने रेडियो फ्रीक को सू किया था और रेडियो फ्रीक ने लाना डेल रे को सू किया था फॉर सॉन्ग कॉपीइंग। रीड का पॉइंट अगेन सेम था कि ये सब डिफरेंट इटरेशंस हैं ऑफ द सेम सॉन्ग, और यही मोनोथेस्टिक रिलीजन्स के साथ भी है। आगे रीड कहता है कि रिलीजन्स के अंदर जो चमत्कार की कहानियां हम सुनते हैं, जैसे जीसस की कई सारी कहानियां हैं, तो वो कहानियां भी कई दूसरे रिलीजन्स के अंदर बहुत पहले से चली आ रही है। रीड यहाँ कई रिलीजन्स की बात करते हैं। इनफैक्ट वो 12 रिलीजियस गॉड्स को दिखाते हैं जिनकी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज रही है जीसस से रिलेटेड, एंड ये जो रिलीजन्स है वो काफी पहले से एग्जिस्ट करती है। रीड तो ये तक कहता है कि आज से 1000 साल बाद जब लोग स्टार वॉर्स की कहानी सुनेंगे तो क्या लोग उसके कैरेक्टर्स को रिलीजियस फिगर्स मानने लगेंगे। रीड यहाँ एक डोर पे बिलीफ लिखता है और दूसरे पे डिसबिलीफ। वो बार्न्स और पैक्सटन से कहता है कि इन सारी बातों को सुनने के बाद भी अगर वो गॉड में मानती हैं तो बिलीफ वाला डोर चुन के बाहर चली जाए, या फिर अगर उनका माइंड चेंज हो गया है और अब वो भी गॉड को नहीं मान रही तो डिसबिलीफ वाले डोर को चुने। नाउ पैक्सटन, जो कि किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहती थी, वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो रीड की बात से कन्विंस हो गई है, एक्चुअली में हुई नहीं थी, और इसलिए वो डिसबिलीफ डोर को चुन के यहाँ से बाहर निकलने का सोचती है। लेकिन बार्न्स रीड को काउंटर क्वेश्चन करने लग जाती है, आस्किंग कि भले रिलीजन्स में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हर रिलीजन में बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। बार्न्स का कहना था कि रीड यहाँ चेरी पिकिंग कर रहा है, देन फालतू बोर्ड गेम मेटाफर्स का इस्तेमाल करके फैक्ट्स को इधर उधर कर रहा है। इसीलिए बार्न्स अब भी अपने गॉड को मानती है। इनफैक्ट वो पैक्सटन से पूछती है कि क्या वो भी गॉड में भरोसा करती है, और पैक्सटन हाँ कहती है। तो इस तरह से बार्न्स पैक्सटन को भी अपने साथ आने के लिए कन्विंस करती है, और ये दोनों बिलीफ वाले डोर को चूज करती हैं। तो दोनों बिलीफ वाले डोर से नीचे जाती हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड ये बाहर जाने का नहीं बल्कि बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता था। इनफैक्ट दूसरा डोर भी इन्हें सेम बेसमेंट में ही
लेके आता, विच मींस कि रीड बस इनके साथ गेम्स खेल रहा था। बार्न्स यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। ऑल्दो इधर उधर देखते हुए बार्न्स एक वुडन स्टिक को तोड़ देती है जिसमें नेल्स थे, इस बात को याद रखना। बार्न्स यहाँ पैक्सटन को एक लेटर ओपनर देती है जो कि वो ऊपर वाले रूम से चुरा ली थी, और वो पैक्सटन से कहती है कि जब रीड बेसमेंट में आएगा तब जब बार्न्स इनका सीक्रेट वर्ड मैजिक अंडरवेयर बोलेगी तो उस टाइम पे पैक्सटन बिना सोचे समझे इस लेटर ओपनर से रीड पे हमला करके उसे मार गिरा है। तभी अचानक बेसमेंट में एक अजीब सी औरत ब्लूबेरी पाई लेके आती है और फिर वो अजीब तरह से हाथ मोड़ के प्रे करने लगती है। वहीं ऊपर वाले कमरे में हम रीड को इस घर के एक मिनिएचर मॉडल के साथ देख पाते हैं, साथ ही वो सारे इवेंट्स को टाइमिंग्स के साथ लिख रहा था। ये सीन डिपिक्ट करता है कि कैसे रीड ये सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। तो इसके बाद रीड सिस्टर से एक डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करता है जहां रीड दावा करता है कि वो वन ट्रू रिलीजन ढूंढ लिया है। इसे वो प्रूव भी करेगा। कैसे? वेल, इनके बेसमेंट में आई औरत ब्लूबेरी पाई खाएगी जिसमें जहर है, और पाई खाने के बाद वो नहीं बचेगी, बट देन मैजिकली वो वापस जिंदा हो जाएगी और फिर रीड अपना पॉइंट प्रूव करेगा। तो ये अजीब औरत पाई खाती है जिसके बाद वो वाकई जिंदा नहीं बचती, लेकिन इससे पहले मिरेकल हो पाता, यानी वो औरत वापस आ पाती। रीड के घर के डोर पे चर्च का एल्डर इन दो सिस्टर्स को ढूंढते हुए आ गया था। सो यस, डोरबेल रिंग होते ही रीड उधर बिजी हो जाता है और ये दो सिस्टर्स काफी चिल्लाती हैं, लेकिन इनकी आवाज डोर तक नहीं पहुंचती। रीड चर्च एल्डर से झूठ कहता है कि यहाँ कोई दो सिस्टर्स नहीं आई हैं, और इस पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि रीड का ये जो घर था वो बहुत ज्यादा प्लान्ड था। आई मीन यहाँ हिडन मैकेनिज्म्स थे जिससे चीजें खुद लॉक होती थी, लाइट खुद कुछ टाइम के बाद बंद होती थी, एंड दिस टेल्स अस कि रीड इस तरह का काम कोई पहली बार नहीं कर रहा है। इनफैक्ट रीड एंटिसिपेट भी कर लिया था कि चर्च से कोई तो इन दो सिस्टर्स को ढूंढने आएगा। तो अब जब तक रीड चर्च के एल्डर से बात कर रहा था, बार्न्स बेसमेंट डोर के नीचे वाले गैप से कारपेट पुल करके कुछ मैच स्टिक्स ले लेती है। इसके बाद रीड वापस आता है और दोनों सिस्टर्स फिर से बेसमेंट वाले स्पॉट पे चली जाती हैं। यहाँ पैक्सटन नोटिस करती है कि उस औरत के लाश की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी, यानी वो मूव तो जरूर हुई है। पैक्सटन ये बात बार्न्स को भी बताती है, लेकिन बार्न्स इस बात पे ध्यान नहीं देती। रादर बार्न्स मैच स्टिक जला के यहाँ आग लगा देना चाहती थी ताकि कहीं आग की मदद से ही ये दोनों फ्री हो सके। तभी एकदम से इनके पीछे वो औरत आ जाती है जो कि वाकई जिंदा हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये औरत आफ्टर लाइफ को डिस्क्राइब करने लगती है, सेइंग कंडक्टर सेज माय नेम, व्हाइट क्लाउड नॉट हेवन, दे अनप्लग माय ब्रेन। इतना कहने के बाद ये लेडी चुप होने का इशारा करके कहती है इट इज नॉट रियल। इस मोमेंट पे रीड भी बेसमेंट में आता है और वो इस लेडी को यहाँ से बाहर भेजता है। फिर वो बार्न्स और पैक्सटन से कहता है कि देखो, तुम दोनों की आंखों के सामने मिरेकल हुआ, और वो लेडी क्लियरली बोली कि आफ्टर लाइफ में कोई हेवन वगैरह नहीं है, रादर हमारी लाइफ काइंड ऑफ सिमुलेशन जैसी है जहां मरने के बाद हमारे ब्रेन को अनप्लग कर दिया जाता है। रीड कहता है कि वो इन दोनों को भी गॉड दिखा सकता है, द रियल गॉड, लेकिन उसके लिए इन्हें खत्म होना पड़ेगा। तो डरने की बात नहीं, क्योंकि ये वापस ठीक उसी औरत की तरह जिंदा हो जाएंगे। ऐसे भी रिलीजन इस डर पे चलता है कि गॉड कौन है, आफ्टर लाइफ कैसा होगा, हमारा इस दुनिया में पर्पस क्या है, और रीड इन सारे सवालों का जवाब जानता है और इनके सामने प्रस्तुत भी कर सकता है। ये सब सुन के बार्न्स कहती है कि तुमने कोई मिरेकल वगैरह नहीं किया है, रादर तुम कुछ मैजिक ट्रिक दिखा के हमें उलझा रहे हो। मोरओवर इट्स पॉसिबल कि वो औरत नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस करी है, और जो भी एनडीई फेस करता है सभी सेम चीजें बोलते हैं कि व्हाइट लाइट रहती है लाइक क्लाउड्स एंड ऑल। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन या फिर सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो ब्रेन हमें ऐसी चीजें दिखाने लगता है। अब बार्न्स ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि जब वो 4 साल की थी तो वो टैको बेल के कारण ऑलमोस्ट मारी गई थी। बेसिकली ई कोलाई आउटब्रेक के कारण 50 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, और जब डॉक्टर्स बार्न्स की किडनी पे ऑपरेट कर रहे थे तो क्लिनिकली शी वाज नॉट अलाइव, मतलब वो एनडी फेस की है और जिंदा भी बची, जिस वजह से बच्चे उसे टैको हिल बोल के चिढ़ाते थे। द पॉइंट हियर इज कि बार्न्स को अब भी रीड पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, एंड हर फेथ इन हर रिलीजन वाज इंटैक्ट। बार्न्स और रीड यहाँ आर्ग्यू करना शुरू करते हैं, और बात में बार्न्स सीक्रेट वर्ड बोलती है व्हिच वाज मैजिक अंडरवेयर। बार्न्स के ये बोलते पैक्सटन को लेटर ओपनर से रीड पे हमला करना था, लेकिन इससे पहले बार्न्स वर्ड पूरी तरह से बोल पाती, रीड ही बार्न्स पे चाकू से हमला करके उसे खत्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, रीड वाज लाइक कि बार्न्स भले मर गई है लेकिन वो वापस आ जाएगी, और इस भयावह दृश्य को देख के पैक्सटन का बुरा हाल था।
थोड़ी देर वेट करने के बाद जब बार्न्स नहीं उठती तो रीड उसके आर्म में कट लगा के एक मेटल पीस निकालता है। रीड का कहना था कि सिस्टर बार्न्स के अंदर इम्प्लांट है, मतलब शी इज ए प्रोग्राम, इसलिए वो वापस नहीं आई। अब ये बात पैक्सटन के समझ में नहीं आती और रीड एक्सप्लेन करता है एक डाओइस्ट कॉन्सेप्ट को, जिसे हम कहते हैं अ बटरफ्लाई ड्रीम। बेसिकली एक चाइनीज फिलोसोफर क्वेश्चन किया था कि उसे बटरफ्लाई का सपना आया एज अ ह्यूमन, या फिर वो एक बटरफ्लाई है जो कि ह्यूमन होने वाले सपने में है। नाउ आई नो कि आप व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मूवी के एंड तक चीजें क्लियर हो जाएंगी और अपन थियरीज में भी काफी चीजों पे बात करेंगे। सो अगेन, बटरफ्लाई ड्रीम थियरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि रियलिटी और इल्यूजन के बीच डिफरेंस समझना मुश्किल हो सकता है। एक दिन जुआंग जी, जो कि एक वाइज चाइनीज फिलोसोफर थे, वो सपने में एक बटरफ्लाई बन गए। वो बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे थे, बहुत खुश थे और केयरफ्री थे। बटरफ्लाई को ये नहीं पता था कि वो जुआंग जी हैं, वो बस एक बटरफ्लाई की तरह रह रहे थे। फिर अचानक उनका सपना खत्म हो गया और वो जाग गए, और अब वो कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि मैं जुआंग जी हूँ जो सपने में बटरफ्लाई बन गया था, या एक बटरफ्लाई हूँ जो अब जुआंग जी होने का सपना देख रहा है। तो समझे दोस्तों, यहाँ पैराडॉक्स क्या है? इस स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि रियलिटी और ड्रीम्स की बाउंड्रीज अनक्लियर हो सकती हैं। ह्यूमन लाइफ में भी हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि क्या असली है और क्या परसेप्शन है। इस स्टोरी को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव्स में देखा जाता है। समझने का पॉइंट ये है कि शायद ये दुनिया भी एक इल्यूजन हो और हम जो परसीव करते हैं वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस हो सकता है। कमिंग बैक टू स्टोरी, रीड यही बात पैक्सटन को समझा रहा था एंड ही वाज ट्राइंग टू प्रूव कि हम एक बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन के अंदर हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि मैं पहले बोलना भूल गया, कि मरने से पहले बार्न्स पैक्सटन से कही थी कि चैलेंज रीड, और इसलिए पैक्सटन फाइनली रीड की बातों को चैलेंज करना शुरू करती है। इनफैक्ट हम भी समझ पाते हैं कि पैक्सटन एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो तो बस अब तक डर के अपनी बात नहीं रख रही थी। खैर, पैक्सटन कहती है कि सबसे पहले तो बार्न्स के आर्म से जो मेटल निकला था वो कोई माइक्रोचिप नहीं है, रादर एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट। रीड को इस इम्प्लांट के बारे में इसलिए पता चल गया था क्योंकि बार्न्स के आर्म पे ऑपरेशन का मार्क था। पैक्सटन कंटिन्यूज कि वो सिमुलेशन वाली हाइपोथेसिस में यकीन नहीं करती। इनफैक्ट वो जानती है कि कुछ देर पहले जो एक औरत खत्म होकर वापस जिंदा हुई, वो सब रीड का एक पार्लर ट्रिक था। बेसिकली जब पहली औरत मरी थी तभी डोर पे एल्डर आए थे। एल्डर के आने से दोनों सिस्टर्स बेसमेंट डोर के पास जाके चिल्लाने लगी, देन मैच स्टिक लेने लगी, और तभी बेसमेंट के अंदर वाले सीक्रेट डोर से बॉडी को स्विच किया गया। मतलब सिमिलर दिखने वाली जिंदा औरत उस मृत औरत की जगह ले ली। जी हाँ दोस्तों, पैक्सटन यहाँ तुरंत ही वो सीक्रेट डोर भी ढूंढ लेती है जो कि टेबल के नीचे था। मतलब इसी डोर से बॉडी को स्विच किया गया होगा। एंड अगर आपको याद हो तो पैक्सटन उस टाइम भी क्लेम करी थी कि बॉडी की पोजीशनिंग थोड़ी अलग लग रही है। पैक्सटन ये भी कहती है कि स्विच होने के बाद जिंदा वाली औरत को कहना था कि कंडक्टर नेम बोला, व्हाइट क्लाउड एंड ऑल दैट, लेकिन वो थोड़ा स्क्रिप्ट से बाहर जाके इन्हें आगाह कर दी कि इट इज नॉट रियल। इससे रीड का गेम थोड़ा खराब हुआ और इसके बाद रीड बहुत इम्प्रोवाइज करके सिमुलेशन थियरी बेच रहा है पैक्सटन को, लेकिन पैक्सटन इस सिमुलेशन थियरी में नहीं मानती। ये सब सुन के रीड वाज इम्प्रेस्ड और पैक्सटन से कहता है कि तुम बेसमेंट के सीक्रेट डोर से सेलर में जाओ और वहां तुम वन ट्रू रिलीजन डिस्कवर करोगी। पैक्सटन सेलर में जाती है और वहां उसे कई मृत शरीर दिखती है। आगे बढ़ने पे उसे कई रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स जैसा सेटअप भी दिखता है। एंड फाइनल डोर पे उसे अपने बाइक वाली लॉक मिलती है। इस लॉक को वो अपने पॉकेट वाली चाबी से खोलती है एंड वो एक रूम में पहुंचती है जहां केजेस में कई औरतें बंद थीं। ये औरतें लो टेम्परेचर और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बहुत बुरी हालत में थी और पैक्सटन इनके लिए बुरा फील करती है। तभी दूसरी तरफ से रीड आता है और वो पैक्सटन से पूछता है कि क्या वो अब तक फिगर आउट कर पाई कि वन ट्रू रिलीजन क्या है। यहाँ से पैक्सटन रिवील करती है कि कैसे रीड शुरुआत से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। लाइक स्टार्टिंग में जब पैक्सटन और बार्न्स आए थे तो रीड इनका कोट लिया, देन बार्न्स के कोट से बाइक लॉक की चाबी निकाला और बाइक्स को मेन गेट से हटा दिया। क्योंकि रीड को पता था कि एल्डर सिस्टर्स को ढूंढते हुए आएगा तो बाइक दिखनी चाहिए गेट पे। तो बाइक को ठिकाने लगाने के बाद, लॉक को वहां से हटाने के बाद जब रीड वापस आया तो पैक्सटन नोटिस कर ली थी कि उसका हेयर बाहर के स्नोफॉल से वेट है, यानी वो चाबी को जानबूझकर पैक्सटन के कोट में डाला। क्योंकि रीड पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो बार्न्स को मार देगा और पैक्सटन के साथ ये गेम खेल के उसे फाइनली इसी जगह पे लेके आएगा। सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया गया था कि वाकई पैक्सटन ठीक उसी जगह पे खड़ी है जहां रीड उसे देखना
देखना चाहता था। सो दिस प्रूव्स कि रीड के हिसाब से वन ट्रू रिलीजन है कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, रीड बेसिकली एक एथिस्ट है जो कि ये मानता है कि ह्यूमंस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा काम है और यही सारे धर्म करते आ रहे हैं। रीड बताता है कि वो इन लेडीज को ऐसे हालतों में रखता है क्योंकि इट्स इजियर टू कंट्रोल समवन हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग। रिलीजियस लोग भी हरिकेन वगैरह कुछ आता है तो उसके बाद भगवान के बुक्स देते हैं क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं एंड हेंस इजियर टू कंट्रोल। रीड ये तक कहता है कि एक लेडी जो कि पाई खा के नहीं बची, वो रियली मान रही थी कि वो जिंदा वापस आ जाएगी। शायद इसलिए मान रही होगी क्योंकि पहले रीड उसे मिरेकल दिखा के मनवा लिया होगा, मतलब बेवकूफ बना के। रीड यहाँ उस लेडी की उंगली पे चोट पहुंचाता है जो कि ऑफ स्क्रिप्ट जाके पैक्सटन को हिंट दे दी थी। रीड पैक्सटन से कहता है कि रिलीजन वाले लोग डिक्टेट करते हैं कि तुम किसे पूजोगी, तुम क्या पहनोगी, क्या सही है और क्या गलत, एंड यू हैव लेट देम डिक्टेट योर एंटायर लाइफ, इवन योर मैजिक अंडरवेयर। अब जैसे ही रीड मैजिक अंडरवेयर बोलता है, पैक्सटन लेटर ओपनर से रीड के गर्दन पे हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके पैक्सटन यहाँ से भागती है और ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है। यहाँ हम डांटेज इन्फर्नो भी देख पाते हैं और जिन्हें डांटेज इन्फर्नो नहीं पता वो मेरी उस पे बनी हुई डेडिकेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। उस पे यहाँ हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। खैर, पैक्सटन यहाँ बेसमेंट में बांस को देखने जाती है कि तभी उसके पीछे चोटिल रीड आता है और वो पैक्सटन के पेट पे चाकू से हमला कर देता है। तो यस, अब पैक्सटन भी इंजर्ड थी और रीड गिरते हुए पैक्सटन से कहता है कि प्रे फॉर अस। पैक्सटन यहाँ ग्रेट प्रेयर एक्सपेरिमेंट की बात करती है जहाँ कुछ मरीजों को दो ग्रुप्स में बांटा गया था। एक ग्रुप को इलाज के साथ साथ रोज प्रेयर सुनाया जाता था, वहीं दूसरे ग्रुप का बस इलाज होता था। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि प्रेयर करने से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, लेकिन पैक्सटन एड्स कि भले प्रेयर्स वर्क नहीं करती, लेकिन प्रे करने से अच्छा फील जरूर होता है और मन को शांति भी मिलती है। इस मोमेंट पे रीड पैक्सटन के करीब आता है और पैक्सटन प्रे करना शुरू करती है। हमें देख के ऐसा लगता है मानो प्रेयर से रीड को भी शांति मिल रही है। ऑल्दो रीड यहाँ पैक्सटन को मारने बढ़ता है, तभी एकदम से बांस उठ जाती है और वो नेल्स वाले वुड से पैक्सटन को मार गिराती है। इसलिए मैंने कहा था ये नेल वाले वुड को याद रखना। जी हाँ दोस्तों, बांस में थोड़ी जान बची थी और वो इसका इस्तेमाल करके रीड को खत्म कर दी थी। हालांकि इसके तुरंत बाद बांस फाइनली अपना दम तोड़ देती है। यहाँ से पैक्सटन किसी तरह ऊपर जाती है, देन घर के मिनिएचर मॉडल को देख पता लगाती है कि वो कैसे यहाँ से निकल सकती है। बेसिकली वो एक वेंट के थ्रू बाहर आती है और बाहर पूरा स्नोफॉल था। तभी पैक्सटन की उंगलियों पे एक बटरफ्लाई आके बैठ जाती है और अगले ही क्षण बटरफ्लाई गायब थी। यहीं पे हेरेटिक फिल्म खत्म हो जाती है।